start. So good afternoon to you all, my dear students of class 8G and 8H. And we are studying the chapter Sources of Energy. And today our topic is refining of petroleum. Okay? Today we will study in detail about the refining of petroleum. And yesterday I have told you to write one line that the components having higher boiling points will condense first. Okay? So what does that statement means? Today we will study. Firstly, yesterday we have studied about the destructive distillation, and in that it is the process in which we heat strongly any substance in the absence of air. Today we will study in refining of petroleum other process. Its name is fractional distillation. तो क्या करेंगे इसमें ये आप समझिए, ये आपको ध्यान देना है. होता क्या है कि जो पेट्रोलियम हमें मिलता है बाय नेचर, वो कल मैंने आपको बताया कि इम्परवियस रॉक के बिलो नेचुरल गैस होता है और उसके नीचे पेट्रोलियम ऑयल तैर रहा होता है. और आपके बुक में पेज नंबर 113 में डायग्राम भी बनाया हुआ कि सलाइन वाटर के ऊपर वो तैर रहा होता है. इम्परवियस रॉक मीन्स होता है नॉन पोरस, जिसमें आप ड्रिल कर क्या करते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, जिसमें पहले जो गैस निकलता है दैट इज नोन एज नेचुरल गैस. और वो पेट्रोलियम ऑयल को हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं. और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है. उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, जैसे डीजल, केरोसिन. ओके, कल ये भी हम लोगों ने पढ़ा, एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स, है ना, एंड सो ऑन. तो आज हम लोग देखें क्या है भाई. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द fact that different component having different boiling point. Okay, ये बात याद रखिएगा, different boiling points. तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये ध्यान भी रखना है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस बेसिस पे बेस्ड है, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे. तो देखिए इसमें क्या करते हैं. एक हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं. ओके, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये देखिए ये सेटअप क्या है. ये एक टावर ऐसा होता है, इंडस्ट्री में एक टावर ऐसा लगा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा ये. और इसमें क्या किया जाता है, एक डिफरेंट चैम्बर बना दिया जाता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक चैम्बर ऐसा बना दिया है, समझ जाइएगा, थोड़ा वेट कीजिए, पहले डायग्राम को बना लिया जाए. ठीक है, 1 2 3 4 मैं यहाँ पर पार्टीशन करूंगा. ओके, ये हो गया. ठीक, 2 3 हो गया, and last one, that is 4. Okay, तो यहाँ पर मैंने 4 कंपोनेंट बनाया है, 4 ये सेपरेट किया है, 4 चैम्बर बनाया है, और हर एक का टेम्परेचर अलग रहेगा. यहाँ पर हमें किसी भी हालत में 370 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए रहना है. उसके ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए रहेंगे. उसके ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड देन आफ्टर 150 डिग्री, एंड यहाँ पर समझिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है. हो गया.
मैंने आपको बताया ही पहले कि ये जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये हम समझ कर करते हैं कि जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डीजल, केरोसिन, है ना, पेट्रोल, फ्यूल ऑयल, ये सारे का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्यूल ऑयल का है, ठीक है। फ्यूल ऑयल, ये आपको मैंने बताया था कि बॉयलर वगैरह यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें स्टीम बनाकर मान लिया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट किया जाए, उन सब जगह पे जहां पर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा जरूरत हो और बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद फ्यूल ऑयल के बाद सबसे, उसके बाद कम जो होगा ये मैं बता देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला, फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ डीजल का होता है, डीजल। उसके बाद किरोसिन, ओके, किरोसिन, एंड देन पेट्रोल, ओके। ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेटल के केस में रिएक्टिविटी पढ़े थे ना, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, वैसे ही यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फ्यूल ऑयल का, डीजल, केरोसिन, ये और भी कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा अगर कहें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मान सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लेकिन इसको वैसा हम नहीं मानकर चलेंगे कि ये भी वेपर स्टेट में उतना बनने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं। खैर, होता क्या है कि जो प्लांट एस्टैब्लिश किया जाता है वहां से उस पेट्रोलियम ऑयल को लाया गया, जिसको हम लोग उस समय तक कहेंगे क्रूड ऑयल, ठीक है। ये क्रूड ऑयल को हम लाए, कहाँ लाए, एक फर्नेस में लाए। फर्नेस, फर्नेस मीन्स जहां पर आग वगैरह लगा देंगे, टेम्परेचर बहुत हाई रखेंगे, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान कर चलें, ठीक। इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान के चलें। इससे क्या होगा कि वो वेपर स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रूड ऑयल को ज्यादा देर कांटेक्ट में रखना है, इसलिए आप देखें कि ये पाइप जो है वो जानबूझकर ऐसा स्पाइरल टाइप से रहता है ताकि कुछ देर तक रहे। अभी नहीं कि इतना देर रख दें कि वो स्टीम की आग ही पकड़ ले, वैसा भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ कुछ पल के लिए वो रहे। अगर मैं पाइप डायरेक्ट ऐसा सीधा लगा दूंगा तो उसको ज्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं, बात समझो। अगर मैं कोई चीज को एक फर्नेस से ऐसे सीधा पाइप लगाकर निकाल दूंगा तो ज्यादा देर तक मौका नहीं मिलेगा उसको गर्म होने के लिए, इसलिए इस तरह से स्पाइरल टाइप से ले लिया जाता है ताकि ज्यादा देर उसमें रहे और वो वेपर का रूप ले ले, ओके, वेपर का रूप ले ले। ये क्रूड ऑयल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ओके, वेपर स्टेट में आ गया या गैसियस स्टेट में आया, ठीक। यहाँ पर मान के चले आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। शुरू में तो मैंने बोला था कि पेट्रोल का, डीजल का सबसे, फ्यूल ऑयल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी लिख दिया कि चलो भाई लुब्रिकेटिंग ऑयल भी देख लिया जाए, वो भी तो मिलता है हमें। जब पेट्रोलियम का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कल हम लोग पढ़े थे ना कि पैराफिन वैक्स और ये क्या निकला था, एस्फाल्ट निकला था, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकला था, है ना। तो उन सब का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत मतलब क्या कहा जाए, ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो आपको सेमी सॉलिड के रूप में ही मिलता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सबसे पहले कंडेंस्ड होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने ओवरऑल पूरे क्रूड ऑयल को 800 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1000 नहीं समझिएगा बच्चा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ओवरऑल सारे कंपोनेंट गैसियस स्टेट में आ चुके हैं। अब वो गैसियस स्टेट में आए कौन कौन, सारे
जो भी उसमें हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, सारा कुछ आ गया, क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल को हीट किया है। अब जब वो अंदर गया, ठीक, अब गैस है भाई, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो सेपरेटर है ये भाल्व की भांति है, ठीक है, भाल्व की भांति है। तो ये इसके द्वारा सारे में चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि अब जब वो अंदर जा रहा है तो जितने भी कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट है। मान लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट, समझिए यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक, वो बेचारा यहीं पर कंडेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि वो 500 डिग्री पे बॉयल होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका। तो अगर उसको 400 मिल रहा है तो उसको बॉयल करने का रीजन नहीं ना मिल रहा है, वो बॉइलिंग रीजन तो नहीं हुआ उसका, वो तो वहां कंडेंस निकलेगा कि यहीं पर कंडेंस कर जाएगा, है ना, समझिएगा। लेकिन जिसका मान लीजिए कि ऐसे आप समझिए कि 350 डिग्री है, ठीक है, 350 है, तो 350 अगर यहां पर आएगा, या आप ऐसे मान के चलिए 380, 380, तो 380 वाले के लिए तो 400 गर्म जगह हुआ, 380 के लिए तो 400 गर्म जगह हुआ, यानी वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 380 है और यहाँ उसको 400 मिल रहा है, तब तो वो गैसियस स्टेज में ही रह जाएगा। लेकिन जो 500 होगा उसके लिए तो ये ठंडा रीजन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि द कंपोनेंट हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट विल कंडेंस फर्स्ट। तो मैं ये एज्यूम करके मान रहा हूं कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा या आपका पैराफिन वैक्स वगैरह होगा, ये सब जो चीज होगा, उन सब का बॉइलिंग पॉइंट 500 में भी, दैट इज अजम्पशन, तो वो यहीं रह जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा और यहाँ, इसलिए वो कंपोनेंट नीचे रह गया और यहाँ आपको मिल जाएगा क्या क्या, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, और क्या बोला था मैंने, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट याद है ना, एस्फाल्ट एक स्टिकी सॉलिड है जिसका इस्तेमाल रोड रिपेयरिंग में होता है, रोड बनाने में होता है, और साथ ही जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पोल वगैरह को जब हम लोग गाड़ते हैं कहीं पर, तो जो अंडरनीथ पोर्शन होता है, यानी जो जमीन में जाता है, तो उसको भी एस्फाल्ट का कोटिंग कर देते हैं ताकि वो उसका कॉरोजन वगैरह ना हो। खैर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर 380 जानबूझ कर लिया, मैं एज्यूम किया कि हो सकता है कि फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 380 हो, तो वो 380 के लिए 370 तो कुल एरिया हुआ, यानी वो क्या होगा, यहाँ पर कंडेंस्ड हो जाएगा, यानी यहाँ आपको जो मिलेगा दैट विल बी फ्यूल ऑयल, ठीक। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है डीजल का, तो यहाँ आपको डीजल मिल जाएगा। उससे कम किसका होगा, डीजल के बाद केरोसिन, ओके, केरोसिन, केरोसिन हो गया, देन पेट्रोल, ओके। और अब एक चीज ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, वो गैसियस में ही रह जाएगा, 20 डिग्री भी है तो भी गैसियस में है, that gas is known as पेट्रोलियम गैस, ओके। और इसी पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं इन सिलेंडर, और हाई प्रेशर पे जब स्टोर करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, इसलिए नाम उसका है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दिस इज द वे टू व्हाट, fractionate the component of petroleum using fractional distillation method, and we are using here the system that is known as fractionating column, okay. Now if any student have any type of doubt, then they are welcome, I am unmuting you all, okay.
हाँ बच्चा, मैंने पेट्रोल लिखा है बच्चा, मैंने यहाँ पेट्रोल लिखा है, नॉट पेट्रोलियम लिखा है। मैंने बोला था कि पेट्रोलियम ऊपर लिखा है, मैंने एक पेट्रोलियम गैस को बताना चाहा है। जो गैस निकलता है ना, उसको नाम दिया गया पेट्रोलियम गैस। ओके, जो कुकिंग, नहीं नहीं नहीं, वहां फिर नाम पे मत जाओ पेट्रोलियम। अरे पेट्रोलियम गैस ना बोल रहे हैं, और यहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल है, दोनों में अंतर ना है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस मीन्स एक डिफरेंट कंपोनेंट है। अब वहां ये नहीं समझिएगा कि उस गैस में सारा चीज है। हाँ नेक्स्ट, और कोई बच्चा? फिगर तो सारा दिख ही रहा है, फिगर तो दिख ही रहा है, कोई कट तो नहीं रहा था कहीं पे। हम्म, हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा बच्चा, एक बात बता दूं, आज स्कूल, हाँ आज स्कूल के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन आया है कि सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे, एंड एज फार एज पॉसिबल मैं कह रहा हूँ कि अगर हुआ हो तो अच्छी बात होगी कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में रहें तो बेटर है, अदरवाइज अभी नहीं, अभी सिर्फ कैमरा ऑन रखें, कुर्सी टेबल पर बैठ कर पढ़ें तो दैट इट विल बी बेटर। कैमरा ऑन अब कंपलसरी हो चुका है। ओके, हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, क्रूड ऑयल का कंपोनेंट हुआ भाई, क्रूड ऑयल का कंपोनेंट हुआ, ठीक ना? क्रूड ऑयल में कच्चा तेल हुआ, क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बता देता हूं मैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होता है दैट इज मिथेन। मिथेन, फॉर्मूला CH4। ओके, और पेट्रोलियम गैस का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी C4H10। ओके, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गैस इज व्हाट? क्या मैंने बताया आपको? ब्यूटेन, C4H10। और कोई बात बाबू? अच्छा, एक बात बच्चा याद रखना, जब फिगर थोड़ा सा साइड हो जाए तो जरा बोल दिया करना। जैसे देखो मैंने बनाया है तो ये रेंज मेरा ज्यादा स्पेस में आ गया है ना, और इधर ज्यादा दब गया, थोड़ा सेंटर पे रहता तो ज्यादा बेहतर होता। तो कभी कभी आप लोग ऐसे, मैंने तो म्यूट कर लिया था, मेरी ही गलती है। हाँ, और कोई बच्चे का डाउट है? बहुत अच्छा टॉपिक था, समझ गए आप लोग? वेरी गुड, सारे बच्चे समझ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? एक मिनट। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये मैंने आपको बताया। अब जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज नेचुरल गैस। ओके, छोटा छोटा है, नेचुरल गैस है, क्लीनर फ्यूल्स है, अब कोई खास टॉपिक है नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे कि जो भी इसमें कंपोनेंट्स मिले हैं उसका क्या क्या यूज है, ठीक है? और हाँ, नोट्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए मुझे। फ्रिक्शन का एक्सरसाइज मैंने भेजा, आपको मिला? मिला। और उसमें शायद पासवर्ड, हाँ, नोट्स एकदम टोटल जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आप भी लिख दीजिए तो बेहतर होगा। MCQ वगैरह, MCQ लिखिएगा नहीं, चारों ऑप्शन लिखिएगा नहीं, जो करेक्ट है वही लिखना है, जैसे मैं भेजता हूँ, ठीक है? और आपके लिए अच्छा होगा कि जैसे मैं ए लिख देता हूँ तो आप लिख दीजिए ए, और साथ में जो आंसर है वो भी लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? और इधर मैं फ्रिक्शन का एक्सरसाइज का भी भेज रहा हूँ, और प्लस प्लस मैं एक चीज का नोट्स भेज रहा हूँ, ये इस चैप्टर का सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आज सोर्सेज ऑफ एनर्जी का नोट्स फाइनल हो जाएगा, ठीक है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीट। आप एक बार
टिक आउट कर लीजिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का नोट्स कंप्लीट हो रहा है, आज हो जाएगा। और फ्रिक्शन का हो सकता है एक्सरसाइज भी आज मैं फाइनलाइज कर दूं, तो ये खत्म हो जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का नोट्स और एक्सरसाइज दोनों हो गया है ना बच्चा? हो गया है। अब बचा मेरा है, खुद से देखो लिख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि एक्स्ट्रा वगैरह ज्यादा लिखा जाए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, आउट आउट ऑफ सिलेबस चीज लिख देते हैं, तो वो नहीं। एक्सरसाइज आप खुद बनाइए ना, लेकिन नोट्स मेरा ही रहने दीजिए तो बेटर है, क्योंकि मैं कुछ समझ कर लिखता हूँ, कहाँ आपको कुछ ज्यादा चीज समझाना है, कहाँ नहीं। एक्सरसाइज आप खुद से बनाइए, वो तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। लेकिन नोट्स मेरा ही रहने दो, क्योंकि नोट्स जब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो उसमें बहुत कुछ सोचता हूँ, ठीक है? और अच्छा, एकदम भेजिए, वेलकम। ये व्हाट्सएप पे भेज दो तो बहुत अच्छा है, मैं चेक करूंगा, ठीक है? मैं तो चाहूंगा कि आप लोग हमेशा मेरे से नोट्स नहीं भेजो, नोट्स तो मैं ही भेज रहा हूँ, तो एक्सरसाइज यदि आप खुद, हाँ हाँ भेजिए, देखूंगा मैं कि कौन बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। अच्छा, फोर्स एंड प्रेशर का क्वेश्चन आंसर भेजा हूँ, नोट्स नहीं भेजे हैं तो उसका नोट्स भेज देंगे। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल का एक्सरसाइज भेज दिए हैं, नोट्स दे दी थी मैम। हाँ तो नोट्स मैं सारे का नोट्स मैं सारे का बनवाऊंगा, ठीक है? नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स से क्या होता है, चैप्टर का थॉरो नॉलेज होता है। ओके, ठीक है, तो आई एम म्यूटिंग यू ऑल नाउ। हाँ तो आगे हम लोग बढ़े भाई। देखिए, जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकला है वो मैं बताता जाता हूँ आपको। जैसे रेसिडुअल वाइल उसको कहते हैं, जो नीचे दिखाए थे हम लोग, रेसिडुअल वाइल, जिसमें क्या क्या निकला आपको। पहला एस्फाल्ट निकला, एस्फाल्ट, ओके, एस्फाल्ट। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर मेकिंग रोड्स। और ये मैंने आपको बताया था, ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, ओके, ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, ये चीज। और बहुत इंपॉर्टेंट कि मेकिंग रोड, और प्लस प्लस मैंने क्या बताया, कोटिंग द अंडर साइड पोल्स, कोटिंग अंडर साइड पोल्स, ओके, अंडर साइड पोल्स। क्यों भाई? टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। सेकेंड जो हमारा रेसिडुअल वायल था, दैट इज पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। और ये मैंने बताया था आपको कि ये व्हाइट सेमी सॉलिड होता है, जो आप अपने होठों पर बड़ा प्यार से लगाते हैं, ठीक है? और इसका इस्तेमाल वैसलिन, ये तो आप जानते ही हैं, प्लस वाइंटमेंट जो आप लगाते हैं, क्रीम वगैरह, एंड कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स। थर्ड हमारा रेसिडुअल वायल हुआ, दैट इज लुब्रिकेटिंग वायल, ओके, लुब्रिकेटिंग वायल। ये लुब्रिकेटिंग वायल क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रिक्शन में, याद कीजिए, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें ये बात आया था कि लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि मशीन्स वगैरह के लिए हम लोग टू रिड्यूस फ्रिक्शन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ओके, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और ये विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा ज्यादा होता है। तो दीज आर द यूज ऑफ रेसिडुअल वायल, जो कि हमको सबसे नीचे मिला था, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बेसिस होता है, कि द कंपोनेंट हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस्ड फर्स्ट। और वो कंडेंस्ड बॉटम से ही ना शुरू होगा, क्योंकि बॉटम से ही ना डिक्रीज करता है धीरे धीरे।
नेक्स्ट हमारा है आपको फ्यूल ऑयल। तो ये मैंने बताया ही कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है टू क्या, यूज्ड एज अ इन अ बॉयलर। ओके, इन बॉयलर। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा बुक वगैरह भी पढ़िएगा। थर्ड हमारा डीजल ऑयल। डीजल ऑयल, डीजल ऑयल का क्या है, तो हेवी मशीन वगैरह, हेवी व्हीकल्स वगैरह को रन करने के इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू रन हेवी व्हीकल्स। ओके, हेवी व्हीकल्स, जनरेटर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ये, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ पॉइंट, एक मिनट, हाँ, फोर्थ, फोर्थ में आता हूँ, दैट इज केरोसिन। केरोसिन का इस्तेमाल स्टोव में होता है, या आप लोग शायद अब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब हर के घर में लगभग इन्वर्टर वगैरह इस्तेमाल हो गया, तो पावर कट जब होता है तो आप तो इन्वर्टर से आप लाइट का मजा ले लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से घरों में इन्वर्टर नहीं है, तो वैसे केस में क्या किया जाता है, छोटा छोटा दिया बनाया जाता है, शीशा में कवर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंटर्न। लैंटर्न, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में प्यार से लालटेन कहते हैं, ठीक है, लैंटर्न। नेक्स्ट हमारा जो आएगा, डीजल के केरोसिन हो गया, और उसके बाद तो पेट्रोल था। पेट्रोल, पेट्रोल का एक और नाम है बच्चा, दैट इज गैसोलीन, ठीक है। आप आगे के क्लासेस में पढ़िएगा कि थोड़ा थोड़ा पेट्रोल में अल्कोहल भी मिलाया जा रहा है, इसीलिए उसको गैसोहोल भी कहते हैं। इस पर ज्यादा अभी नहीं चर्चा करने लगना, ऐसा नहीं कि मैं अनम्यूट करूंगा तो आप लोग यही चीज पूछने लग जाइएगा। तो ये लाइट व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, लाइट व्हीकल्स वगैरह में इस्तेमाल होगा। और सबसे अच्छा, आप लोग ठंड के दिनों में जो जैकेट वगैरह पहनते हैं, या बहुत ऐसा आपके पास कपड़ा है जिसमें बहुत वर्क वगैरह किया रहता है, तो आप दुकानदार से जरूर पूछते हैं कि घर में धो सकते हैं। घर में धोना मतलब पानी से धोना। तो अगर वो कह दिया कि नहीं ड्राई वॉश करना है, तो इट मीन्स व्हाट, ड्राई वॉश मतलब क्या, धूप में सुखा देना थोड़ा ही होता है। ड्राई वॉश मीन्स होता है पेट्रोल की मदद से उसकी सफाई की जाती है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, वॉलेटाइल है, वो जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए पेट्रोल का मदद लिया जाता है, उसको हम लोग ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रनिंग व्हीकल्स तो है ही, और ऑल्सो इन केस इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स, क्लॉथ नहीं लिखेंगे, क्लोथ्स लिखेंगे। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा जो सिला हुआ नहीं हो, क्लोथ्स CLOTHES लिखते हैं तो इट मीन्स सिला हुआ कपड़ा होता है। तो ये ख्याल रखना है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे साइंस में उतना इंग्लिश नहीं, लेकिन कुछ जगह तो एकदम अनाड़ी नहीं बन जाना है। एंड सिक्स्थ, जो कि नहीं ही कंडेंस हुआ, बड़ा जिद्दी था, वो गैस के रूप में ही रह गया, उसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। और ये पेट्रोलियम गैस का तो हम लोग जानते ही हैं कि लिक्विफाइड कर देते हैं, और LPG हो गया वो, और इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेज। ओके माय चाइल्ड, द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, बस आप जानिए कि इम्परवियस रॉक के नीचे ये गैस डिपॉजिटेड रहता है पेट्रोलियम के ऊपर, और इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, और उसको कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, नाउ अब हमारा जो एक टॉपिक लास्ट दिया है वो है क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल क्या बात है भाई, क्लीनर फ्यूल, एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए होम और इंडस्ट्री में यूज करते ही हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर और केमिकल में भी ये बेस इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये बात मैंने इंपॉर्टेंट के रूप में लिखा है, बेस इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल होता है इन मेकिंग व्हाट, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड chemicals.
Okay, in fertilizer and chemicals.